नेक्स्ट सेक्शन 346 पावर टू पोस्टपोन और एडजर्न प्रोसीडिंग। अब देखिए जरा 345 तक हमारा एक जो पार्डन से रिलेटेड प्रोविजंस थे वो खत्म हो गए। अब बताइए जरा, एक इंक्वायरी चल रही है या ट्रायल चल रहा है, जनरली इसमें डे टू डे प्रोसीडिंग्स चलनी चाहिए, रोज प्रोसीडिंग्स करिए आप, जब तक कि सारे के सारे विटनेसेस एग्जामिन ना हो जाएं। जब तक कि सारे विटनेसेस एग्जामिन ना हो जाएं आपको डे टू डे हियरिंग करनी ही करनी है। लेकिन बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आपके कंट्रोल में चीजें नहीं होंगी, आपको किसी वजह से क्या करना पड़ेगा कि इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं हम या तो पोस्टपोन करना पड़ेगा या एडजर्नमेंट करना पड़ेगा, अगली तारीख देनी पड़ेगी। तो एडजर्नमेंट से रिलेटेड है आपका सेक्शन 346। तो पहले इसकी जनरल जो बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूं, देन आई विल टेक यू टू द सेक्शन। यहां पर हमें पढ़ना क्या है कि जनरल रूल क्या है एडजर्नमेंट से रिलेटेड। तो मैं बता दूं, जनरली एडजर्नमेंट नहीं दिया जाएगा। एडजर्नमेंट जनरली नहीं दिया जाएगा। जब तक सारे विटनेसेस हैं आप सारे विटनेसेस को एग्जामिन करिए, डे टू डे प्रोसीडिंग्स चलाइए। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ दिनों के लिए एडजर्नमेंट जो है वो करना जरूरी है, देन यू कैन आफ्टर रिकॉर्डिंग योर रीजंस आप एडजर्नमेंट दे सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब जब आप एडजर्नमेंट देंगे तो हर बार अक्यूज्ड को आपके सामने लाया जाता है। मान लीजिए वो जुडिशियल कस्टडी में है, जेल में है बेचारा, अब उसको आपके सामने लेके आते हैं और ट्रायल जो है बार बार एडजर्न हुआ जा रहा है, तो उसको तो अननेसेसरली कहाँ रखना पड़ेगा, आपको जेल में रखना पड़ेगा। तो हर बार आपको उसकी कस्टडी रिमांड करनी है। और एक बार में कितने दिन से ज़्यादा रिमांड नहीं कर सकते हैं आप? 15 दिन से ज़्यादा रिमांड नहीं दे सकते। देखो एक बार इनिशियली आपने रिमांड दे दी थी कितने दिन की, ध्यान से सुनिएगा ज़रा, या तो 60 दिन या 90 दिन। अगर आपको याद आ रहा है सेक्शन 187, तो 187 में आपने देखा था कि वहां पर पुलिस रिमांड दी जाती थी मैक्सिमम 15 डेज की और जुडिशियल रिमांड दी जा सकती थी 60 दिन की या 90 दिन की। अब 60 दिन की 90 दिन की रिमांड के बाद में चार्जशीट मान लीजिए प्रस्तुत हो जाती है और चार्जशीट प्रेजेंट होने के बाद में ट्रायल जो है मान लीजिए चालू कर दिया गया, और फिर अब जो है हर एक विटनेस के एग्जामिनेशन के लिए या किसी अन्य चीज के लिए, अदर थिंग्स के लिए आपको ट्रायल को पोस्टपोन करना पड़ रहा है या फिर एडजर्न करना पड़ रहा है। तो बोला गया एडजर्नमेंट अगर किया जा रहा है तो बार बार अभी इस अक्यूज को या तो आप बेल पे छोड़ दो, और अगर इसको बेल पे नहीं छोड़ रहे हो आपको लगता है कि भाई अभी ऐसा एविडेंस आ गया है, ऐसा एविडेंस आ जाएगा जिससे इसका कन्विक्शन हो सकता है, इसको छोड़ना सही नहीं है, तो आप इसकी रिमांड को क्या करोगे, एक्सटेंड करोगे। देखो जो शुरुआती रिमांड होती है इन्वेस्टिगेशन की, वो एंड हो गई आपकी चार्जशीट प्रेजेंट होने पे, वो इन्वेस्टिगेशन के लिए थी, वो 60 दिन 90 दिन की थी, वो खत्म हो गई। 60 दिन 90 दिन शुरुआत के अक्यूज के अरेस्ट होने से 60 दिन 90 दिन वो खत्म हो जाती है वहां पे। अब उसके बाद अगर उस अक्यूज को जेल में रखना है ट्रायल के दौरान, तो फिर आप सेक्शन 346 का यूज करोगे। जब भी एडजर्नमेंट दिया जाएगा हर बार मैक्सिमम 15 डेज तक का रिमांड आप बढ़ाते जाएंगे, हर बार बढ़ाया जाएगा। ठीक है, दिस इज द रूल। अब क्या पार्टीज एडजर्नमेंट ले सकते हो? तो जनरली एडजर्नमेंट जो है वो नहीं दिया जाता है, एडजर्नमेंट नहीं दिया जाएगा। लेकिन कोई पार्टी अगर बोले कि समथिंग इज बियॉन्ड देयर कंट्रोल, तो फिर उसको एडजर्नमेंट दे देंगे आप। और एक पार्टी को ऐसे बेसिस पर 2 एडजर्नमेंट से ज्यादा एडजर्नमेंट नहीं मिलेंगे। और फिर जो है हम इसमें लास्ट में पढ़ेंगे कौन से ऐसे केसेस हैं जहां पर एडजर्नमेंट देना ही नहीं है, कि भाई आप कोर्ट में आकर के ये बोले कि साहब हमारे वकील साहब दूसरे कोर्ट में एंगेज हैं, इस वजह से आप हमें एडजर्नमेंट दे दीजिए, नहीं दिया जाएगा। तो इस तरीके कुछ एग्जांपल्स जो है वो हम जानेंगे इसमें। 346 इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिएगा जरा। इन इंक्वायरी ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग्स trial the other proceeding shall be continued from day to day basis until all the witness have been examined। भाई डे टू डे प्रोसीडिंग चलानी है आपको जब तक कि सारे विटनेस एग्जामिन नहीं हो गए हैं, unless the court finds adjournment of the same beyond following day to be necessary। कल के बजाय और आगे वाले दिन के लिए हमें पोस्टपोन करना पड़ेगा। आगे वाले दिन पे तो आप जा सकते हो, उसके लिए एडजर्नमेंट क्यों करना? आज हो गया, आप कल फिर बैठना है आपको, ये एडजर्नमेंट नहीं कराता।
एडजर्नमेंट कब है? जब कल फॉलोइंग डे के से आगे आपको जाना हो, तो वो एडजर्नमेंट कहलाता है। जब तक कि वो नेसेसरी नहीं लगता है तो आप रीजंस जो है रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद उसको एडजर्न कर सकते हैं। अब यहां पर देखो जरा, स्पीडी जस्टिस जो है, फेयर ट्रायल, स्पीडी जस्टिस, ये हम इंश्योर करना चाहते हो। जब ऐसे ट्रायल जो है पोस्टपोन होते रहेंगे, एडजर्नमेंट्स होता रहेगा, तो ट्रायल जल्दी खत्म नहीं हो पाएगा। और इसी के रिगार्डिंग जो है प्रोवाइजो आपका बोलता है, जबकि जो कि हम सेक्शन 193 में भी देख चुके हैं कि अगर कोई इंक्वायरी ट्रायल कौन से ऑफेंसेस से रिलेटेड है, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71 ऑफेंसेस रिलेटेड टू विमेन, तो ऐसे ट्रायल, ऐसे इंक्वायरी आपको 2 महीने के अंदर अंदर खत्म करनी है। 2 महीने कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ चार्जशीट। 193 में हमने देखा था कि इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है 2 मंथ्स। यहां पर लिखा हुआ है कि 2 महीने के अंदर अंदर, चार्जशीट जिस दिन फाइल हुई है, चार्जशीट की फाइलिंग से 2 महीने के अंदर अंदर आपको इंक्वायरी ट्रायल जो है कंडक्ट करना है, खत्म करना है। ठीक, चलिए। If the court, after taking cognizance of an offence or commencement of trial, finds as necessary or advisable to postpone the commencement or adjourn any inquiry or trial, भाई cognizance ले लिया, ट्रायल कमेंस हो गया, जहां पर कोर्ट को ऐसा लगता है कि ट्रायल को अभी पोस्टपोन करना पड़ेगा, अभी स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल मतलब ट्रायल का स्टार्टिंग अभी पोस्टपोन करना पड़ेगा, आगे की डेट को रखना पड़ेगा या एडजर्न करना पड़ेगा थोड़े टाइम के लिए। इट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम रीजन टू बी रिकॉर्डेड, टाइम टू टाइम मतलब हर बार या तो पोस्टपोन कर सकते हैं या एडजर्न कर सकते हैं। द सेम ऑन सच टर्म्स एज इट थिंक्स फिट फॉर सच टाइम एज इट कंसीडर्स रीजनेबल, इतनी बार जितनी बार कोर्ट चाहे उतनी बार। एंड मे बाय वारंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, एंड मे बाय वारंट रिमांड द अक्यूज्ड इफ इन कस्टडी, और अगर अक्यूज्ड कस्टडी में है तो बार बार उसको रिमांड में भी भेज सकते हैं। अब इसी के ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि ये जो रिमांड में आप भेज रहे हो, ये 15 दिन से ज़्यादा की रिमांड एक बार में नहीं हो सकती। एट अ टाइम, एक बार में 15 दिन से ज़्यादा रिमांड नहीं, एट अ टाइम, एट अ टाइम 15 दिन से ज़्यादा की रिमांड नहीं। मैजिस्ट्रेट के पास में, कोर्ट के पास में पावर है कि दे कैन एडजर्न, पोस्टपोन द ट्रायल, द इंक्वायरी। लेकिन अगर अक्यूज कस्टडी में है तो आपको उसको कस्टडी में ही अगर रखना है तो आपको उसका बार बार उसकी रिमांड को बार बार वारंट करना पड़ेगा, अप्रूव करना पड़ेगा। तो जब आप, अगर वो कस्टडी में, अगर कस्टडी में नहीं है तब तो फिर 3 महीने की डेट दो, 2 महीने की डेट दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो कस्टडी में है तो एक बार में कितने दिन के लिए पोस्टपोन किया जा सकता है, एडजर्न किया जा सकता है? 15 दिन के लिए, क्योंकि उससे ज़्यादा रिमांड ही नहीं हो सकती उससे। ठीक है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट व्हेन अ विटनेस आर इन अटेंडेंस, विटनेसेस आर इन अटेंडेंस, नो एडजॉर्नमेंट और पोस्टपोनमेंट शैल बी ग्रांटेड विदाउट एग्जामिनिंग देम एक्सेप्ट फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड। अब भाई विटनेस है और आप विटनेस को एग्जामिन नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो कोई एडजर्नमेंट तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि आप उनको एग्जामिन नहीं कर लेते, बिना एग्जामिनेशन के नहीं। ठीक है। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट नो एडजर्नमेंट शैल बी ग्रांटेड फॉर द पर्पस ओनली इनेबलिंग द अक्यूज पर्सन टू शो कॉज अगेंस्ट द सेंटेंस प्रपोज टू हिम टू बी इम्पोज्ड ऑन हिम। अब आपने देखा वारंट ट्रायल में, सेशन ट्रायल में कि यू हियर द क्वेश्चन, यू हियर द अक्यूज्ड ऑन द क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस, कि भाई कितनी सजा तुमको दी जाए, इस पर आप सुनते हैं किसको? अक्यूज्ड को। तो उसको ये बताना पड़ता है कि आखिर उसको इतनी सजा क्यों ना दी जाए। ही हैज टू शो कॉज अगेंस्ट द सेंटेंस। तो इस केवल इस पर्पस के लिए कि आपको कॉज जो है वो शो करनी है, इसके लिए कभी भी एडजर्नमेंट नहीं दिया जाएगा। ठीक है। कोर्ट ने बोला आपको 10 साल की सजा दी जाती है, so cause why you should not be given 10 years of imprisonment, तो केवल इस पर्पस के लिए कि आपको इस सेंटेंस के अगेंस्ट कॉज शो करना है, यू विल नॉट बी ग्रांटेड एडजर्नमेंट। ठीक है। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, फिर यहाँ पर लिखे हुए हैं कि यहाँ पर एडजर्नमेंट नहीं देना है। क्या? शैल बी ग्रांटेड एट द रिक्वेस्ट ऑफ अ पार्टी, एक पार्टी की रिक्वेस्ट करने पर कोई एडजर्नमेंट नहीं दिया जाएगा, एक्सेप्ट, एक्सेप्शन भी दिया है,
वेयर द सर्कमटेंसेस आर बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ द पार्टी। अगर सर्कमटेंसेस पार्टी कंट्रोल के बाहर है तो फिर आप दे सकते हैं एडजर्नमेंट। वेयर द सर्कमटेंसेस आर बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ द पार्टी इज नॉट मोर देन 2 एडजर्नमेंट। और जहां पर मान लीजिए आपके कंट्रोल से बाहर भी हैं तो वहां पर भी आपको 2 एडजर्नमेंट ही मिल सकते हैं, 2 एडजर्नमेंट से ज्यादा एडजर्नमेंट नहीं मिल सकते। नेक्स्ट, द फैक्ट दैट द एडवोकेट ऑफ द पार्टी इज एंगेज्ड इन अनदर कोर्ट। आपका एडवोकेट दूसरे कोर्ट में एंगेज है, इस वजह से आपको कोई एडजर्नमेंट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, वेयर अ विटनेस इज प्रेजेंट इन द कोर्ट बट द पार्टी और हिज एडवोकेट इज नॉट प्रेजेंट। भाई आपका विटनेस तो आ गया लेकिन आप खुद नहीं हो ना, आपकी पार्टी है, ठीक है। द पार्टी और हिज एडवोकेट दो अपीयर्स इन द कोर्ट, दो प्रेजेंट इन द कोर्ट। आप कोर्ट में हैं तो, लेकिन आप ना ही उसको एग्जामिन कर रहे हैं, यू आर नॉट रेडी टू एग्जामिन और क्रॉस एग्जामिन। ना ही आप उसको एग्जामिन कर रहे हैं, ना ही उसको क्रॉस एग्जामिन कर रहे हैं। तो ऐसे कोर्ट, ऐसे केसेस में जो कोर्ट है, कोर्ट के पास पावर है, कोर्ट क्या करेगा, रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस। विटनेस तो है ही आपके सामने प्रेजेंट, विटनेस के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करिए एंड पास सच ऑर्डर एज इट थिंक्स फिट, डिस्पेंसिंग विद द एग्जामिनेशन इन चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस एज द केस। भाई प्रोसिक्यूशन का विटनेस था, प्रोसिक्यूशन ही रेडी नहीं है उसको एग्जामिन करने के लिए, वो तो अवेलेबल है, या फिर विटनेस आया है और आप आए नहीं, आप आए लेकिन आप एग्जामिन ही नहीं कर रहे हैं, आपको एग्जामिनेशन इन चीफ करना था। कोर्ट जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेगा विटनेस का और बोलेगा अब आप एग्जामिनेशन इन चीफ नहीं कर पाएंगे। या प्रोसिक्यूशन का विटनेस था, प्रोसिक्यूशन का विटनेस आ गया, अक्यूज्ड को क्रॉस एग्जामिन करना था, अक्यूज्ड खुद नहीं आता है, ना ही उसका लॉयर आता है, एडवोकेट आता है, या वो आ तो गए हैं लेकिन वो क्रॉस एग्जामिनेशन अभी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में भी कोर्ट जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद एग्जामिनेशन के लिए, क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट आपका खत्म कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जरा एक्सप्लेनेशन, दो एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। It is sufficient evidence if sufficient evidence has been obtained to raise a suspicion that accused may committed an offense। उसी के लिए दिया है, वो है आपका रिमांड के लिए, कि आपको सस्पेशन हो जाता है कि भाई अक्यूज ने ऑफेंस कमिट किया है एंड इट अपीयर्स लाइकली टू फर्दर एविडेंस में बी ऑब्टेन्ड बाय रिमांड। इसको अगर रिमांड में रखा हमने तो और एविडेंस हमें मिल सकता है। दिस इज अ रीजनेबल कॉज फॉर रिमांड, इस वजह से आप रिमांड में भेज सकते हैं। There's nothing much in this. The terms on which the adjournment or postponement may be granted include। जब आप जिन टर्म्स पे आपको क्या दिया जाए, एडजर्नमेंट दिया जाए, तो उन टर्म्स में ये बात भी शामिल हो सकती है कि आपको ये बोला जाए कि आप कॉस्ट दीजिए, आप कॉस्ट जमा करिए। भाई प्रोसिक्यूशन को दिया तो उनको बोलो कि आप कॉस्ट जो है अक्यूज को दो, अक्यूज को एडजर्नमेंट दिया तो अक्यूज को बोल सकते हैं आप प्रोसिक्यूशन को कॉस्ट इतनी कॉस्ट जमा करिए। इज दिस क्लियर? 346 क्या आपको क्लियर है या नहीं बताइए। मेरे समझ से बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए 347। अब देखिए कोई जज या कोई मैजिस्ट्रेट किसी भी स्टेज, जो कोई इंक्वायरी कर रहा है या ट्रायल कर रहा है किसी भी स्टेज पर, मैजिस्ट्रेट्स आपको खुद लगता है कि अगर हम खुद वहां पर जाकर क्राइम सीन को एक बार देख लें, उस प्लेस को एक बार देख लें, तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से केस को समझ पाएंगे और एविडेंस को सही से अप्रिशिएट कर पाएंगे। भाई जो क्राइम ऑफ सीन है अगर उसको हम जाकर के देख लेंगे खुद, तो एविडेंस का यूज़ कैसे किया जाना है, कैसे इसको अप्रिशिएट किया जाए बहुत अच्छे तरीके से, ये जो है हम कर पाएंगे। तो जो मैजिस्ट्रेट है, जो जज है, दे कैन गो विद द लोकल इंस्पेक्शन। इसी को हम बोलते हैं लोकल इंस्पेक्शन। किसके द्वारा किया जाएगा? जज के द्वारा, मैजिस्ट्रेट के द्वारा। देखो जरा, एनी जज और मैजिस्ट्रेट मे एट एनी स्टेज ऑफ इंक्वायरी, ट्रायल, अदर प्रोसीडिंग आफ्टर ड्यू नोटिस, पार्टीज को नोटिस देना है, विजिट एंड इंस्पेक्ट, विजिट एंड इंस्पेक्ट एनी प्लेस in which offense is alleged to have been committed or any other place which in his opinion is necessary to view for the purpose of properly appreciating the evidence given at such trial or inquiry। भाई या तो जहां पे ऑफेंस कमिट हुआ है वो, या फिर और कोई दूसरा प्लेस भी जो कि कोर्ट को लगता है कि ज़रूरी है कि हम प्रॉपरली उस एविडेंस को अप्रिशिएट कर सकें, तो ऐसे केस में शैल विदाउट अननेसेसरीली डिले रिकॉर्ड अ मेमोरेंडम ऑफ द रेलेवेंट फैक्ट्स ऑब्जर्व्ड एट सच इंस्पेक्शन।
जो कुछ भी वो ऐसे इंस्पेक्शन पे ऑब्जर्व करेंगे उसका एक मेमोरेंडम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? दे विल मेक अ मेमोरेंडम ऑफ सच स्टेटमेंट, मेमोरेंडम, जो भी रेलिवेंट फैक्ट उनको वहाँ पता लगता है। सच मेमोरेंडम शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड, जो भी रिकॉर्ड है केस का उसका पार्ट होगा। एंड इफ द प्रोसिक्यूटर, कंप्लेनेंट और द अक्यूज्ड और एनी द पार्टी सो डिजायर्स, अ कॉपी ऑफ मेमोरेंडम शैल बी फर्निश्ड टू हिम फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बाकी पार्टीज जो अगर चाहती हैं तो उनको ऐसे मेमोरेंडम की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्ट से मिल सकती है अगर वो एप्लीकेशन करते हैं तो। मेरे समझ की बात समझ में आ ही गई होगी आपके। फिर 348 कोर्ट विटनेस है। मैं बता चुका हूँ कि कोर्ट के पास पावर होती है किसी भी स्टेज पर किसी भी व्यक्ति को बुलाने की, एग्जामिन करने की, कुछ भी क्वेश्चंस करने की, ठीक है। और फिर बाकी पार्टी, चाहे उनको समन किया गया हो चाहे ना समन किया गया हो, ठीक है। और फिर बाकी पार्टीज चाहें तो कोर्ट से परमिशन वगैरह लेकर के उनको जो है एग्जामिन, क्रॉस एग्जामिन भी कर सकते। 349 देखिए किसके लिए है। 349 है कि भाई मैजिस्ट्रेट के पास में पावर होती है कि वो किसी भी व्यक्ति को बोल सकता है कोर्ट के अंदर जो उपस्थित है कि भाई आप अपना स्पेसिमन दीजिए, सिग्नेचर दीजिए, आपकी हैंड राइटिंग दीजिए, ताकि उसको कंपेयर किया जा सके। उसी के लिए बोला गया 349। पहले 311A हुआ करता था ये। मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास is satisfied that for the purpose of investigation or proceeding under this section अन्यथा it is expedient to direct, ये जरूरी है, एक्सपीडियंट समीचीन है, जरूरी है, इंक्लूडिंग एन अक्यूज पर्सन, इसमें अक्यूज भी शामिल है, अक्यूज को भी बोल सकते हैं ऐसा, टू गिव स्पेसिमेन, क्या देना है? टू गिव स्पेसिमेन, नमूने देने पड़ेंगे, स्पेसिमेन ऑफ सिग्नेचर और द फिंगरप्रिंट्स, इंप्रेशंस और हैंड राइटिंग, वॉइस सैंपल, सब कुछ। ही मेक एन ऑर्डर टू दैट इफेक्ट एंड दैट केस पर्सन टू हुम order relates shall produced or shall attend at the time and place specified in such order and give his specimen of signature, impression, handwriting और voice sample। किसी को भी बोल सकते हैं, उसको बुलाया जाएगा और जब बुलाया गया है तो फिर वो व्यक्ति उस समय आएगा और जो भी करने के लिए उसको बोला गया, वॉइस सैंपल देने के लिए बोला है तो वॉइस सैंपल देगा, हैंड राइटिंग के लिए, फिंगरप्रिंट इंप्रेशन के लिए या सिग्नेचर के लिए बोला तो वो आकर के देगा। प्रोवाइडेड दैट इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट Section 349 applies to accused also, आप चाहें तो अलग से लिख सकते हैं। Provided that no order shall be made under this section unless the person has at some time been arrested in connection with such investigation। Very very important। आप 349 में किसी व्यक्ति को अगेंस्ट तभी ऑर्डर कर सकते हैं जब उसको किसी भी टाइम इन्वेस्टिगेशन के दौरान, प्रोसीडिंग के दौरान एक आध बार भी अरेस्ट किया गया था तभी कर पाएंगे। अदरवाइज यू कैन नॉट ऑर्डर any person under this section, provided further that the magistrate may, for the reasons to be recorded in writing, order any person to give such a specimen or sample without being arrested। कि उसको अरेस्ट करे बिना भी आप क्या कर सकते हैं, ऐसे सैंपल्स ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको रीजन आपके लिखने पड़ेंगे कि क्यों आप आखिर आप ऐसा कर रहे हो। उसके बाद 350 है। 350 भी मैं आपको हालांकि एक बार पहले बता चुका हूं। अब आपने क्या किया, किसी कंप्लेनेंट को बुलाया, किसी विटनेस को बुलाया कोर्ट में एग्जामिनेशन के लिए, तो उसके एक्सपेंसेस हुए हैं, तो बोला गया ऐसे एक्सपेंसेस किसके द्वारा दिए जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिए जा सकते हैं, सब्जेक्ट टू द रूल्स मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। क्रिमिनल कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट ऑर्डर पेमेंट on the part of the government of reasonable expenses of any complainant or witness attending for the purpose of an inquiry, trial or proceeding before the court under this annex। ठीक है, कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वो जो है पेमेंट किया जाएगा। इज दिस क्लियर? फिर 351 मैं आपको बता ही चुका हूँ, बहुत बार हम पढ़ चुके हैं 351 को। 352 भी मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई जब भी आपने कोर्ट के अंदर कुछ बोल दिया है, एविडेंस आपके कंप्लीट हो गए हैं, प्रोसिक्यूशन का एविडेंस कंप्लीट हो गया है, तो उसके बाद में 351 की स्टेज आती है और साथ ही साथ 352 भी आता है कि आप आपके सारे आर्ग्यूमेंट्स को लिखकर कोर्ट में सबमिट कर सकते हैं। सेम डिफेंस एविडेंस हो गया, डिफेंस एविडेंस के बाद 352 के अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं, आपके रिटन स्टेटमेंट, रिटन आर्ग्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। लेकिन आप कोर्ट में ये बोलें, आपके विटनेस, आपका एग्जामिनेशन, आपके प्रोसिक्यूशन विटनेस खत्म हो गया, आप प्रोसिक्यूशन ये बोले साहब हमें रिटन आर्ग्यूमेंट सबमिट करने हैं, इसके लिए हमें एडजॉर्नमेंट दे दीजिए, तो इसके लिए एडजॉर्नमेंट जो है नहीं दिया जाता। आप तभी के तभी सबमिट कर दीजिए, जैसे आपका खत्म हुआ सबमिट कर दीजिए। केवल इस पर्पस के लिए आपको एडजॉर्नमेंट नहीं दिया जाएगा कि आपको रिटन आर्ग्यूमेंट सबमिट करना। एनी पार्टी टू अ प्रोसीडिंग एज सून एज मे बी आफ्टर क्लोजर ऑफ हिज एविडेंस, जब भी उनका एविडेंस क्लोज होगा,
प्रोसिक्यूशन का एविडेंस क्लोज हुआ तो प्रोसिक्यूशन, डिफेंस का एविडेंस क्लोज हुआ तो डिफेंस का एविडेंस। इसलिए मैंने बताया प्रोसिक्यूशन के बाद 351 की स्टेज भी आती है और साथ ही साथ 352 भी आता है। एड्रेस कॉन्साइज ओरल आर्ग्यूमेंट एंड मे बिफोर ही कंक्लूड्स द ओरल आर्ग्यूमेंट, ओरल आर्ग्यूमेंट कंक्लूड करने से पहले submit a memorandum to the court setting forth concisely and under distinct head the argument in support of his case। आपके जैसे ही खत्म होने वाले हैं ओरल आर्ग्यूमेंट, ओरल आर्ग्यूमेंट खत्म होने से पहले पहले आप क्या कर दीजिए, आपके रिटन आर्ग्यूमेंट सबमिट कर दीजिए। एंड इट शैल फॉर्म द पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। अ कॉपी ऑफ सच मेमोरेंडम शैल बी साइमल्टेनियसली फर्निश्ड टू द ऑपोजिट पार्टी। डिफेंस ने कराया तो प्रोसिक्यूशन को, प्रोसिक्यूशन ने दिया है तो डिफेंस को एक कॉपी तुरंत के तुरंत मिल जाएगी। It is important. No adjournment of the proceeding shall be granted for the purpose of filing written arguments unless the court, for the reason to be recorded in writing, consider it necessary to grant such adjournment। कोर्ट चाहे तो रीजंस रिकॉर्ड करके वो एडजर्नमेंट भी दे सकते हैं। The court may, if it is of the opinion that the oral argument are not concise और रेलेवेंट, रेगुलेट सच आर्गुमेंट। ऐसे आर्गुमेंट को रेगुलेट करने का काम भी कोर्ट का होता है, जहां पर उनको लगता है कि इररिलेवेंट बातें बोली जा रही हैं, कंसाइज बातें नहीं बोली जा रही हैं, तो ऐसे केसेस में कोर्ट जो है ऐसे आर्गुमेंट को रेगुलेट भी कर सकता है, बोल सकता है कि ये आर्गुमेंट ऐसे होना, ये आर्गुमेंट आपका सही नहीं है, दिस आर्गुमेंट इज रिजेक्टेड। द आर्गुमेंट्स विल बी रेगुलेटेड बाय द कोर्ट। तो 352 मेरे समझ से आपको समझ में आएगा। 352 आता कब है? प्रोसिक्यूशन एविडेंस हुआ, प्रोसिक्यूशन एविडेंस होने के बाद डिफेंस एविडेंस होने से पहले 351 आता है, और 351 के साथ ही साथ आपके पास में ये राइट भी होता है कि आपने जो आर्गुमेंट्स किए हैं आपके प्रोसिक्यूशन एविडेंस के दौरान, आप उसको रिटन फॉर्म में ला करके रिटन आर्गुमेंट्स जो है सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए आप एडजर्नमेंट नहीं मांगेंगे जनरली, ठीक है। सेम गोज विद डिफेंस एविडेंस। भाई डिफेंस एविडेंस हो गया, डिफेंस एविडेंस खत्म होने के तुरंत बाद आप आपके रिटन आर्ग्यूमेंट्स जो है वो सबमिट कर सकते हैं। इज दिस क्लियर और नॉट? बताइए जरा, फिर समस्या बातें आपको समझ में आ गई। नाउ वी हैव सेक्शन 357 दैट वी विल डिस्कस टुमारो। थोड़ा सा सॉरी 353 ऑनवर्ड्स वी विल डिस्कस टुमारो। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है और ज़्यादा आगे तक नहीं, मैं बताऊं आपको, ये आप ये समझ लीजिए आगे के 10-15 सेक्शंस और इम्पॉर्टेंट हैं, है ना। ये हमारा एक तरीके से 315 हो गया, तो 10 सेक्शंस मान लीजिए, 10-12 सेक्शन 327 तक बात जाती थी, तो आगे से 13 सेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उतना ज़्यादा रेलेवेंट चीज़ें नहीं रह जाएंगी, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रह जाएंगी। मैं आपको बताऊं तो 366 तक, अभी हम 353 पे हैं, तो इससे 13 सेक्शन आगे 366 तक सारे के सारे प्रोविजंस इंपॉर्टेंट है। बहुत क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारी मिसलिनियस बातें हैं, लिखा था ना ऊपर कि भाई कि कौन कौन सी जो अदर रेलेवेंट थिंग्स है प्रोसीडिंग्स और इंक्वायरी के दौरान जो आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं, अदर रेलेवेंट प्रोविजंस, ये सारे वही हैं। और इनमें से कुछ 1-2 हम पढ़ भी चुके हैं, जहाँ पे आप सीवियर पनिशमेंट नहीं लगा पाते हैं मैजिस्ट्रेट होने के नाते, तो उस केस को किसको फॉरवर्ड कर देते हैं? चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब को, कि साहब हमें लगता है कि ये गिल्टी है, इसने ये ऑफेंस किया है, बट ही मस्ट बी पनिश्ड विद अ सीवियर पनिशमेंट विच आई कैन नॉट इन्फ्लिक्ट, ये मैं नहीं दे सकता हूँ, तो मैं ये केस आपको ट्रांसफर कर, ये प्रोविजन जो है हम पढ़ चुके हैं, दैट वी विल डिस्कस। तो सारी चीज़ें जो है हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में अप टू 366। फिर उसके बाद जो है वो बहुत ही ऐसे ही नॉर्मल से कुछ प्रोविजंस हैं, बट वी विल डील सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स कि आपका जजमेंट जो है, कंपनसेशन से रिलेटेड प्रोविज़न हो गया, बेल हो गया, अपील हो गया, दैट वी विल डिस्कस टुमारो ऑनवर्ड्स। तो 2-3 क्लास में वो खत्म हो जाएगा, देन वी विल कम टू मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटी। चलिए, दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज क्लास, विल मीट टुमारो। कोई डाउट?